नमस्कार दोस्तों। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। आखिर भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले कमज़ोर क्यों हो रहा है और सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए जिससे हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। तो देखिए, पहले कुछ समय से भारत की इकोनॉमी को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाज़ार से लगातार पैसा निकाल रहे हैं, रुपया कमज़ोर हो रहा है और लोगों के मन में सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि यह समस्या अचानक नहीं आई। इसकी जड़ें कई साल पुरानी हैं, लेकिन हाल के समय में कुछ घटनाएं ने इस समस्या को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। जैसे कि ईरान और मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा, कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ने लगी थी। भारत अपनी ज़रूरत का बहुत बड़ा हिस्सा भारत से खरीदता है, इसलिए जब तेल महंगा होता है तो भारत को ज़्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। इससे हमारे ऊपर दबाव बढ़ता है। तो अब इसको एक आसान उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए एक दुकान वाला साल भर में अपने व्यापार में घाटे में चल रहा है, लेकिन शाम को ट्यूशन पढ़ाकर कुछ अतिरिक्त पैसा भी कमा लेता है और उसका भाई जो है विदेश से भी थोड़ा पैसा भेज देता है। तो इस तरह उसका घर तो समाओ चल जाता है। तो भारत की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। भारत सामान ज़्यादा खरीदता है और कम बेचता है, यानी हमारा इम्पोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम। इससे हमें व्यापार घाटा होता है। लेकिन हमारी आईटी कंपनियां और सर्विस सेक्टर दुनिया भर में सेवाएं बेचते हैं। इससे भारत को काफ़ी डॉलर मिल जाते हैं। इसके अलावा विदेशों में रहने वाली भारतीय भी भारत में पैसा भेजते हैं। इन्हीं चीज़ों से हमारी इकोनॉमी को संतुलन बना रहता है। 1991 के बाद भारत की अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ी। उस समय भारत ने अपनी इकोनॉमी को दुनिया के लिए खोला। प्राइवेट कंपनियों को मौका भी मिला, आईटी सेक्टर बढ़ा था और भारत दुनिया का सबसे बड़ा सर्विस सेंटर भी बन गया। जैसे कि बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे शहर में लाखों लोग नौकरी करने लगे थे। वहाँ कमाए जितने पैसे थे पूरे देश में पहुँचे। बिहार, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश हर जगह पहुँचे। लेकिन अब तो दुनिया बदल रही है। पहले विदेश कंपनियां भारत में इसलिए निवेश करती थी क्योंकि यहाँ कम खर्च में काम हो जाता था। लेकिन जब ऑटोमेशन अब आने लगा है, एआई रोबोटिक्स तेज़ी से बढ़ रहा है, तो कंपनियां को अब सस्ती मजदूरी की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ये वजह है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है पहले जितना तेज़ी से भारत में नहीं आ रहा। और सवाल उठता है कि यार क्या भारत ख़त्म हो जाएगा? ऐसा तो नहीं है बिल्कुल भी। हर समस्या का समाधान होता है। अगर एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता ज़रूर खुलता है। तो भारत को अब सिर्फ सस्ती लेबर पर निर्भर रहने के बजाय इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और हाई वैल्यू स्किल्स पर ध्यान देना चाहिए। हमें केवल पैसा बचाने की सोच से बाहर निकलना होगा, क्योंकि असली तरक्की तब होगी जब देश नई चीज़ें बनाएगा, नई टेक्नोलॉजी विकसित करेगा और दुनिया को कुछ बड़ा बेचेगा। आने वाला समय में एआई, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन ही तय करेंगे कि कौन सा देश आगे जाएगा। भारत के पास अभी भी बहुत बड़ा मौका है। तो ज़रूरत है कि सही नीति, सही निवेश और लंबे समय की सोच की। और अब एक सवाल ये भी उठता है कि विदेशी निवेशक यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स भारत में पैसा क्यों नहीं लगा रहे हैं। तो देखिए, इसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं। पहली बात, विदेशी कंपनियां और निवेशकों को लगता है कि भारत में पॉलिसीज़ जो हैं कभी भी बदल सकती हैं। उन्हें लगता है कि यहाँ का सिस्टम थोड़ा अनिश्चित है। बिजनेस करने में भरोसा और स्थिरता बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, दुनिया भारत को पहले जितना आकर्षक बाज़ार नहीं मान रही है।
पहले लोग कहते थे कि भारत में बहुत बड़ा मिडिल क्लास है, इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन है और यहाँ ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगा, इससे दुनिया भर की कंपनियाँ भारत में पैसा डालेंगी। लेकिन अब शायद दुनिया की सोच ये हो रही है कि भारत के लोगों की कमाई इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही जितनी उम्मीद थी। आजकल एक नई समस्या भी देखने को मिल रही है, दिखावे वाली खपत। तो कई लोग ज़रूरी चीज़ों से ज़्यादा महंगे फ़ोन, गैजेट्स और लाइफस्टाइल पर खर्चा कर रहे हैं। कपड़े साधारण होंगे लेकिन फ़ोन आईफोन चाहिए। कमाई कम हो सकती है लेकिन दिखना प्रीमियम चाहिए। समस्या ये है कि ऐसे कई प्रोडक्ट बाहर से आते हैं, यानी भारत का पैसा बाहर जा रहा है। भारत अभी भी बड़े स्तर पर सिर्फ असेंबली का काम करता है, असली टेक्नोलॉजी और हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग अभी भी विदेशों के पास है। अब बात करते हैं इकोनॉमी के कुछ पुराने फैसलों की। अभी 2019 में सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स कम किया था। उम्मीद ये थी कि कंपनियां ज़्यादा निवेश करेंगी, नई फैक्ट्रियाँ लगाएंगी और रोजगार बढ़ेगा। लेकिन हुआ क्या, कई कंपनियों का प्रॉफिट तो बढ़ गया, शेयर बाज़ार भी ऊपर चले गया, लेकिन उतना नया निवेश ज़मीन पर नहीं दिखा। फिर कोविड आ गया। तो कोविड के समय पूरी दुनिया में बहुत पैसा मार्केट में डाला गया था। लोगों ने घर बैठे शेयर बाज़ार में निवेश करना शुरू कर दिया। करोड़ों ने डीमैट अकाउंट खुले और बाजार तेज़ी से ऊपर चला गया। लेकिन असली आर्थिक समस्याएं वहीं की वहीं रही। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो 2016 की डिमोनेटाइजेशन और के बाद जीएसटी ने भी छोटे व्यापारियों और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को काफ़ी प्रभावित किया। जो छोटे दुकानदार, सड़क किनारे व्यापार करने वाले लोग थे, उनका काम धीमा पड़ गया। और जब छोटे व्यापारियों की कमाई कम होती है तो वे भी कम खर्च करते हैं। अगर किसी की भी कमाई घटेगी तो वो बाइक खरीदना टालेगा, बाहर खाना कम करेगा, नए कपड़े कम खरीदेगा। और याद रखिए, एक इंसान का खर्चा दूसरे इंसान की कमाई होता है, यानी जब लोग कम खर्च करेंगे तो पूरी इकोनॉमी पर असर पड़ता है। इसलिए सिर्फ स्टॉक मार्केट ऊपर जाने से इकोनॉमी मजबूत नहीं हो जाती। असली ताकत तब आती है जब आम आदमी की आय बढ़े, रोजगार बढ़े और छोटे व्यापार भी मजबूत हो। भारत का पैसा अभी भी बहुत बड़ा मौका है। तो लेकिन आने वाले समय में हमें सिर्फ सस्ती मजदूरी नहीं बल्कि इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी और स्किल्ड वर्क फोर्स पर ध्यान देना होगा। तभी भारत लंबे समय में मजबूत एक प्रॉपर अर्थव्यवस्था बन पाएगा। अब अगर हम पूरी इकोनॉमी को देखें तो एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। तो मैं पहले भी कही है कि एक इंसान का खर्चा दूसरे इंसान की कमाई होता है। अगर लोग खर्च करना बंद कर देंगे तो बाजार धीमा पड़ जाएगा। और यही चीज़ भारत की इकोनॉमी में धीरे धीरे देखने को मिली। डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी और इसके बाद बड़े कॉरपोरेट ग्रुप्स को मिले फ़ायदे, इन सबका असर छोटे व्यापारियों और अनऑर्गेनाइज सेक्टर पर पड़ा। पहले छोटे दुकानदार, सड़क किनारे व्यापार करने वाले लोग, छोटे कारोबारी, ये सब अपनी मेहनत से पैसा कमाते थे। वो खुद मालिक भी थे, खुद कर्मचारी भी थे। लेकिन धीरे धीरे उनके ऊपर नियम, टैक्स और सिस्टम पर दबाव बढ़ता गया। जब छोटे व्यापार कमज़ोर होते थे तो उनकी कमाई घटती है, और जब उनकी कमाई घटती है तो खर्च भी कम करते हैं, यानी असर पूरे बाज़ार पर आता है। अब सवाल है कि आगे क्या किया जा सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि यार कि सरकार को कॉर्पोरेट टैक्स धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए और आम लोगों का इनकम टैक्स कम करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आम आदमी के हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा तो वो बाज़ार में खर्च करेगा। जब लोग खरीदारी करेंगे तभी डिमांड बढ़ेगी और इकोनॉमी चलेगी। अब फॉर एग्जांपल के लिए हम देखें, उदाहरण के लिए, तो अगर सरकार कोई सामान खरीदने पर टैक्स रिबेट दे, जैसे एसी हमने खरीदा, इलेक्ट्रॉनिक्स से या फिर कोई ऐसा दूसरा ज़रूरी सामान पर, तो लोग खरीदारी के लिए प्रोत्साहित होंगे। इससे फैक्ट्रियों में काम बढ़ेगा, नौकरियां बढ़ेंगी और बाज़ार में पैसा घूमेगा। अब बात करते हैं कि ऑयल यानी क्रूड ऑयल की। भारत बहुत ज़्यादा तेल बाहर से खरीदता है। इसलिए जब क्रूड ऑयल महंगा होता है तो भारत पर दबाव पड़ता है। ऐसे में अगर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो लोग धीरे धीरे अनावश्यक इस्तेमाल कम करते हैं।
कुछ लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करेंगे, कुछ लोग कम गाड़ी चलाएंगे। इससे ऑयल की डिमांड कम हो सकती है और इम्पोर्ट बिल पर थोड़ा दबाव कम हो सकता है। लेकिन यहाँ बैलेंस ज़रूरी है। महंगाई इतनी भी ना बढ़ जाए कि मिडिल क्लास पर ज़्यादा बोझ पड़ जाए। अब अगर कुछ एआई की बात कर लें, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, तो आज दुनिया तेज़ी से एआई की तरफ बढ़ रही है। कई लोग कहते हैं कि भारत एआई रेस में पीछे है, लेकिन ज़रूरी नहीं हर देश खुद एआई कंपनी बनाए। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि यार चाइना तो है, यूएस है, जापान है, वहाँ एआई पर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे एक कंट्री है नॉर्वे। नॉर्वे ने तो दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों में निवेश किया हुआ है। उसने क्या किया है, जबकि वहाँ पर ऐसा कोई एआई में इन्वेस्टमेंट नहीं है नॉर्वे में ने तो उसने क्या किया, अपना एक सॉवरेन वेल्थ फंड बनाया है और उससे ग्लोबल कंपनीज के उसमें शेयर खरीदे हैं। तो अब ऐसा कह सकते हैं कि लोगों का भी मानना है कि भारत भी लंबे समय से अपना कोई ऐसा कोई फंड बना सकता है। अब जब ऑयल सस्ता हो और सरकार के पास अतिरिक्त पैसा बचे, तो उस पैसे को सिर्फ खर्च करने के बजाय फ्यूचर टेक्नोलॉजी में निवेश किया जा सकता है। उससे दो फायदे होंगे। पहला, भारत में के पास जो होगा ग्लोबल एसेट्स बनेंगे और भविष्य की टेक्नोलॉजी ग्रोथ का फ़ायदा भारत को ही मिलेगा। अब आखिर में सबसे ज़रूरी बात यह है कि भारत को अब सिर्फ सस्ती मजदूरी वाला इकोनॉमी से आगे बढ़ना होगा। हमें इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, स्किल वर्कफोर्स और लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर ध्यान देना होगा, क्योंकि आने वाले समय में वही देश आगे बढ़ेंगे जो नई टेक्नोलॉजी बनाएंगे और दुनिया को वैल्यू देंगे। कुछ सवाल और है कि अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत आगे क्या कर सकता है। देखिए, सिर्फ चिंता करने से समस्या हल नहीं होगी, हमें लंबे समय की प्लानिंग तो करनी होगी। सबसे पहले भारत को इमरजेंसी प्लानिंग सीखनी होगी। जैसे कि हर इंसान को आ जाता है कि इमरजेंसी फंड बनाओ, वैसे ही देश को भी अपने लिए स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने चाहिए। जैसे कि उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि जब क्रूड ऑयल सस्ता हो तब भारत को ज़्यादा तेल खरीद कर रिजर्व में रखना चाहिए, ताकि भविष्य में अगर ऑयल बहुत महंगा हो जाए तो देश पर अचानक दबाव ना आए। अब एक और बड़ी चिंता है, एक आईटी सेक्टर है। अब कई लोगों का तो यही मानना है कि यार आने वाले समय में एआई और ऑटोमेशन की वजह से आईटी इंडस्ट्री की ग्रोथ धीमी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो भारत को दो तरफ से असर पड़ सकता है। एक तो पहला तो सर्विस एक्सपोर्ट कम हो सकता है, दूसरा विदेशों से आने वाले एनआरआई रेमिटेंसेस भी प्रभावित हो सकता है, क्योंकि विदेशों में काम करने वाले बहुत से भारतीय आईटी सेक्टर से जुड़े हैं। और सवाल उठता है कि भारत भविष्य के लिए तैयारी कैसे करेगी। कुछ देशों ने इसका एक अलग तरीका अपनाया है। वही बताता हूँ। कुछ नॉर्वे, तो नॉर्वे ने अपना सॉवरेन वेल्थ फंड बनाया है। तो उस फंड ने दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों में निवेश किया हुआ, जैसे एनवीडिया हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया और दूसरी ग्लोबल कंपनी। भारत भी ऐसा कर सकता है अगर सरकार लंबे समय का इन्वेस्टमेंट फंड बनाए और फ्यूचर टेक्नोलॉजीज में निवेश करे, तो भारत को आने वाले समय में फ़ायदा मिल सकता है। बात करते हैं एजुकेशन की। तो भारत में आईआईटी है, आईआईएम है और कई सरकारी संस्थान भी हैं। बस छात्र को काफ़ी सब्सिडी देकर पढ़ाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन कई छात्र पढ़ाई के बाद विदेश चले जाते हैं और वहीं काम करने लगते हैं। अब यार देश को इस पर भी सोचना चाहिए कि इतनी बड़ी सब्सिडी का फ़ायदा आखिर भारत को कैसे वापस मिले। भारत वालों को जो एनआरआई जो ये बाहर गए हैं उनको कुछ हाई इंटरेस्ट उन पर लगाना चाहिए कि जिससे कि पैसे वापस कर पाएँ। अब इतना खर्चा किया है सब्सिडी का पैसा, तो आखिर वो किन लोगों का पैसा, वो हम ही लोगों का पैसा है। तो इस पर तो काम करना चाहिए, तो सोचना चाहिए। तो अब आते हैं जैसे कि ब्लैक मनी हो गया और रियल इस्टेट पर आते हैं। भारत में कई जगह प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन होते हैं, वो कैसे होते हैं, आज भी कैश का इस्तेमाल होता है। आपको उदाहरण के लिए, जैसे अगर किसी प्रॉपर्टी की असली कीमत अगर 2 करोड़ है, लेकिन कागज़ों में कम दिखाया जाए, तो सरकार को तो टैक्स का बहुत नुकसान होता है। इससे सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है सैलरी क्लास को होती है। जो लोग ईमानदारी से टैक्स भरते हैं
उन्हें भी बाद में कैश ट्रांजैक्शन के दबाव का सामना करना पड़ता है। वो टैक्स भरते हैं, सब कुछ उनका वाइट मनी है, फिर उनको क्या करना पड़ता है कि वो वाइट मनी को ब्लैक मनी बनाना पड़ता है, फिर बिल्डरों को देना पड़ता है, तो उससे फ़ायदा ही है। अब इसलिए मेरा ये मानना है कि इसमें ये किया जा सकता है कि प्रॉपर्टी की जो सरकारी कीमत है, यानी जो सर्कल रेट है, वो मार्केट रेट के बराबर लाना चाहिए, कि उसके करीब ही लाना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो कैश ट्रांजैक्शन है वो कम होगा और सरकार का टैक्स कलेक्शन भी इससे बढ़ सकता है। अब जैसे बात करते हैं कि गवर्नमेंट लैंड की, तो भारत के कई बड़े शहरों में सरकार के पास बहुत कीमती ज़मीन है। अगर ऐसी ज़मीनों का सही इस्तेमाल किया जाए, जैसे कि नई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, कॉमर्शियल एरिया या हाउसिंग के लिए, तो सरकार को रेवेन्यू मिल सकता है और लैंड सप्लाई बढ़ने से प्रॉपर्टी प्राइस भी कुछ हद तक कम हो सकते हैं। आज कई बड़े शहरों में घर की कीमतें आम लोगों की पहुंच से बहुत बाहर हो चुकी हैं। इसकी एक वजह है लिमिटेड लैंड सप्लाई। आखिर में सबसे ज़रूरी बात यह है कि भारत को सिर्फ शॉर्ट टर्म फैसलों से नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म विजन से आगे बढ़ना होगा। तो फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, एजुकेशन है, मैन्युफैक्चरिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि भारत की जो बड़ी कंपनियां हैं को सिर्फ ज़मीन खरीद कर घर और टाउनशिप बनाने में ही नहीं लगना चाहिए। अब किसी भी देश की जो बड़ी कंपनियां होता है, उनका असली काम होता है कि नई टेक्नोलॉजी बनाना, इनोवेशन करना, देश को आगे बढ़ाना। अब लेकिन भारत में की कंपनियां जो हैं रियल इस्टेट में और लैंड बिजनेस में ज़्यादा रुचि दिखाती हैं। अगर वहीं पैसा रिसर्च, टेक्नोलॉजी या मैन्युफैक्चरिंग और एजुकेशन में लगाया जाए तो देश कहीं ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। और एजुकेशन की बात करते हैं, अब अगर भारत को सच में अगले 10-20 साल में मजबूत देश बनना है तो सबसे बड़ा निवेश एजुकेशन में करना होगा। सिर्फ IIT IIM बनाना ही काफ़ी नहीं है। अगर प्राइमरी एजुकेशन कमज़ोर होगी तो बहुत सारे बच्चे कभी उस स्तर तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। इसलिए स्कूल स्तर से लेकर हायर एजुकेशन तक पूरी व्यवस्था मजबूत करनी होगी। ऐसे भारत में टैलेंट की कमी नहीं है। भारतीय लोग अगर दुनिया भर में बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं। अब जैसे एंथ्रोपिक क्लाउड आया, वहाँ पर को भारतीय लोग काम कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं, गूगल में काम कर रहे हैं। अब ज़रूरत सिर्फ सही सिस्टम और सही अवसर की है। क्या सरकार अपनी कुछ कंपनियों के शेयर्स आम टैक्स पेयर को डिस्काउंट पर दे सकती है क्या? जैसे उदाहरण के लिए, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से इनकम टैक्स भरता है तो उसे कुछ सरकारी कंपनियों के शेयर डिस्काउंट पर दिए जाएँ। इससे दो फायदे हो सकते हैं कि लोगों की वेल्थ क्रिएशन हो सकती है, लोग लंबे समय के लिए इन्वेस्टिंग की तरफ आकर्षित होंगे। और स्टॉक मार्केट की बात कर लें तो आजकल बहुत सारे युवा जल्दी अमीर बनने के चक्कर में फ्यूचर और ऑप्शंस करते रहते हैं, यानी अपनी ट्रेडिंग में पैसा गंवा रहे हैं। लोग सोचते हैं कि रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ज़्यादातर लोग नुकसान ही उठाते हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल डिसिप्लिन ज़्यादा ज़रूरी है। और बात आती है कि इनहेरिटेंस टैक्स होता है। अब कुछ लोगों का मानना है कि बहुत बड़ी संपत्ति पर भी टैक्स लगाया जा सकता है, ताकि सरकार के पास भविष्य के इन्वेस्टमेंट फंड बनाने का पैसा है। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर सरकार पैसा इकट्ठा करे तो उसे सिर्फ मुफ्त योजनाओं में खर्च करने के बजाय फ्यूचर इन्वेस्टमेंट में लगाया जाए। अब लाडली बहनें योजना, लाड़की, ये वो, जैसे टेक्नोलॉजी में लगाओ, एजुकेशन में लगाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाओ, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट में लगाओ, इनोवेशन फंड में लगाओ। भारत को नॉर्वे की तरह एक सोवरेन वेल्थ फंड बनाना ही चाहिए। ऐसा फंड दुनिया की बड़ी कंपनियों में नई टेक्नोलॉजी में निवेश करेगा, ताकि भविष्य में अगर दुनिया बदलती है तो नई टेक्नोलॉजी आती है तो भारत में भी उस ग्रोथ का हिस्सा बन सके। और सबसे अब आखिर में एक महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहूँगा कि भारत को सिर्फ टैक्स घटाने बढ़ाने की बहस से आगे बढ़ना होगा। असल मुद्दा है कि देश में असली ग्रोथ कैसे वापस लाया जाए। अगर भारत में मजबूत ग्रोथ आएगी, रोजगार बढ़ेंगे, लोगों की आय बढ़ेगी और इनोवेशन बढ़ेगा तो देशी निवेशक अपने आप भारत में वापस आएंगे। लेकिन अगर ग्रोथ कमज़ोर रही
तो सिर्फ मोटे मोटे पॉलिसी चेंजेस से बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा। आने वाले समय में एआई, ऑटोमेशन और ग्लोबल कंपटीशन बहुत तेज़ी से दुनिया बदलने वाला है। इसलिए भारत को अभी से लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी। कुछ वैसे शॉर्ट टर्म से मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन अगर वे देश के भविष्य के लिए सही हों तो उन पर गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। और आखिर में कोई भी इकोनॉमी सिर्फ स्टॉक मार्केट से नहीं चलती। एक मजबूत देश वही होता है कि जहाँ लोग अच्छी कमाई करें, शिक्षा मजबूत हो, इनोवेशन बढ़े और आम आदमी का भविष्य सुरक्षित हो। तो ये भारत के लिए सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। तो यही कहना चाहूँगा मैं। धन्यवाद।